हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है इंसेफेलाइटिस क्या है। यह नवजात बच्चों को में देखने को मिलता है। यह एक तरह से कहा जाए इसको गांव के भाषा में या साधारण भाषा में इसे दिमागी बुखार या चमकी बुखार के भी नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। इंसेफेलाइटिस की बीमारी नवजात बच्चों को देखने को मिलती है। टाइम्स ऑफ इंडिया नामक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस बीमारी में लगभग 4,759 मामले सामने आए हैं। इंसेफेलाइटिस का पूर्ण नाम क्या है? तो एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है, जिसे आम भाषा में चमकी बुखार या दिमागी बुखार के नाम से जाना जाता है। इसका इंग्लिश नाम है इंसेफेलाइटिस और इसको हिंदी के भाषा में अगर आम भाषा में कहा जाए तो इसे चमकी बुखार या दिमागी बुखार के भी नाम से जाना जाता है। इसके लक्षण हैं बुखार होना, सिर दर्द होना, कमजोरी महसूस होना, गर्दन में अकड़न होना, बोलने या सुनने में तकलीफ होना। अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आप इसका इलाज करा के, अगर ऐसे बच्चों में लक्षण देखने को मिल रहा है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें और दिखाकर बच्चों का इलाज कराएं। तो ये क्या है लक्षण? पहले बुखार आना, फिर सर दर्द होना, फिर कमजोरी महसूस होना, फिर गर्दन में अकड़न होना, फिर बोलने और सुनने में तकलीफ होना। तो यह क्या है बच्चों में देखने को मिलता है। आगे जो इसका कारण है तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं? वायरल संक्रमण से, जैसे बच्चा कभी किसी और वायरस से ग्रसित हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना। क्या है बच्चा क्या होना और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी पावर का कम होना, नवजात शिशु को होना है। और ये क्या होता है? नवजात शिशु को ही होता है। आगे चलते हैं। बैक्टीरिया या फंगी से संपर्क में आना, जैसे किसी चीज़ को खिलाने या दूध पिलाने से बच्चों में क्या है बैक्टीरिया या फंगस जो होते फफूंद, वो भी संपर्क में आने से ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। किसी तरह की बीमारी का होना और किसी तरह जेनेटिक गुण में अगर वो बीमारी आ गई है बच्चे में, इस तरह के भी क्या है बीमारी के साथ साथ ये जो दिमागी बुखार है या चमकी बुखार होने का चांस रहता है। आगे है कि इलाज कैसे किया जा सके। तो इलाज कैसे कराएंगे आप, इसके बारे में देखते हैं। एंटीवायरल दवाइयाँ आप क्या इलाज के दौरान क्या कौन सी दवाइयाँ बच्चों को देंगे? एंटीवायरल होना चाहिए दवाइयाँ, दर्द निवारक दवा लेना चाहिए और उसका सीटी स्कैन करवाना चाहिए, ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, बायोप्सी सर्जरी कराना चाहिए। अगर सभी चीज़ों का अगर एंटीवायरल दवाई दे दिए हैं, अगर दर्द निवारक दवाई बच्चों को दे दिए हैं, सीटी स्कैन करा लिए, ब्लड टेस्ट करा लिए, इन सभी से अगर ठीक नहीं होता है तो लास्ट जो उपाय है बायोप्सी सर्जरी कराना, ये सबसे बेस्ट माना क्या है। इसकी कराने से क्या होता है बच्चा सही हो जाता है। तो लास्ट में बायोप्सी सर्जरी कराना बेस्ट माना गया है। लेकिन अगर इससे बच्चा मतलब बच्चों को ठीक हो जाता है तो ठीक, लेकिन इसको बायोप्सी सर्जरी को बेस्ट माना गया है। आगे जो इसका प्रभाव है तो कौन कौन सा प्रभाव पड़ेगा बच्चों को इस बीमारी से, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो प्रभाव है तो याददाश्त का जाना, जैसे जो बच्चा है तो बच्चे के पास कितना याददाश्त, लेकिन क्या होता है जिस तरह वो अगर उसके अंदर ये दिमागी बुखार या चमकी बुखार है तो धीरे धीरे क्या बच्चा का याददाश्त कमज़ोर हो जाता है, उसे याद रखने की उसकी क्षमता कम हो जाती है, शारीरिक कमजोरी होना, अपने क्या शरीर से वीकनेस हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, उसका शरीर विकास नहीं करेगा, व्यवहार में बदलाव होना, उसका व्यवहार में बदलाव होने लगेगा, चिड़चिड़ापन हो जाता है, किसी की बातें ना अच्छा लगना, एकांतपन में रहना, तो ऐसे कुछ व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। कोमा में जाना, बच्चा क्या होता है अचेतन क्रिया में कभी कभी हो जाता है। ज़्यादा ही अगर ग्रसित बीमारी हो जाती है, बुखार हो जाता है तो कोमा में भी बच्चा जाने का चांस रहता है। कभी कभी ज़्यादा अगर वो ध्यान ना दिया जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो ये सभी क्या है चमकी बुखार के प्रभाव हैं। तो इसका रोकथाम क्या है? तो इसके रोकथाम को देख लेते हैं क्या क्या है। तो रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? टीकाकरण कराना चाहिए। जो दिमागी बुखार है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? टीकाकरण कराना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, मच्छरों से बचाव करना चाहिए और क्या है व्यायाम करना चाहिए। स्वास्थ्य की नियमित रूपों
नियमित रूप से जांच करना चाहिए। उन क्या है, बच्चे को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कराना, फिर या तो स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच करना। तो हमेशा उसका क्या है, जांच बीच बीच में कराते रहें और मच्छरों से बचाव रखें, साफ सफाई विशेष ध्यान दें, और जो बच्चों का टीका लगता है उन टीकों का भी विशेष ध्यान दें। तो इन सभी का चीज़ों का क्या है, करने से रोकथाम हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनसे क्वेश्चन इस टॉपिक से कैसे पूछा जाएगा। तो इंसेफ्लाइटिस वायरस किस अंग को प्रभावित करेगी, तो कौन किस अंग को प्रभावित करेंगी, तो ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, तो दिमाग, अगर देखिए दिमागी बुखार के नाम से जाना जाता है, चमकी बुखार के नाम से जाना जाता है, तो आम भाषा में कह सकते हैं मस्तिष्क को ही प्रभावित करेंगी। आगे क्वेश्चन है कि इंसेफ्लाइटिस वायरस को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे चमकी बुखार या दिमागी बुखार के भी नाम से जाना जाता है। आगे टॉपिक है एक्जिमा। एक्जिमा क्या है, एक प्रकार की खुजली है। एक्जिमा क्या है, यह प्रकार की खुजली या फंगस और बैक्टीरिया वायरस के द्वारा होता है। चलते हैं इसके बारे में जानते हैं। क्या है, त्वचा में धब्बे, सूजन, लाल, खुजलीदार, फटे हुए और खुरदरे हो जाते हैं। जो ऊपर की त्वचा होती है उस पर क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है, लाल खुजलियाँ होने लगती हैं और फटे हुए जैसे दिखने लगे धब्बे, मतलब क्या है, क्या होता है, खुरदुरे हो जाते हैं। तो कुछ लोगों के त्वचा पर छाले भी आ जाते, कुछ अगर सेंसिटिव जिसका त्वचा उसके मतलब अपनी अपनी त्वचा जैसी हो, कुछ लोगों के क्या है, ये एक्जिमा खुजली जैसी बीमारी होने पे इस फंगस की वजह से बहुत लोग की स्किन पे क्या होता है, क्या छाले भी पड़ जाते हैं। सबसे पहले ज़्यादा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ये पीड़ित लोग देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इनकी संख्या मिली है, तो पीड़ित लोग ये सबसे ज़्यादा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में देखने को मिला है। जो एक्जिमा खुजली बीमारी है या ये फंगस कहा जाए, तो इसके जो पेशेंट हैं वो सबसे ज़्यादा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में देखने को मिले हैं। एक्जिमा बैक्टीरिया, फंगस या वायरस से हो सकता है। इसके जो बैक्टीरिया का नाम है स्टीफिलोकोकस ऑरियंस बैक्टीरिया है। जो ये एक्जिमा है, इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है, स्टेफिलोकोकस ऑरियंस बैक्टीरिया है। जो त्वचा की खुजली, दरारों के मध्य से प्रवेश करता है, जिससे सूखी पपड़ी दार त्वचा पर खुजली होती है। यह क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है उस धीरे धीरे ऊपर की त्वचा पर बैठने के बाद वो धीरे धीरे अंदर की त्वचा को भी प्रभावित कर लेती है। तो वो अंदर अगर प्रवेश कर जाती है तो अंदर से क्या होता है, उसको मतलब जो ऊपर की जो स्किन है सूखी हो जाती, पपड़ीदार हो जाती है और खुजली होने लगती है। अब इसके देखते हैं चरण। एक्जिमा के चरण कौन कौन से, इसके 2 चरण हैं। पहला है एक्यूट एक्जिमा, दूसरा है क्रोनिक एक्जिमा। तो एक्यूट एक्जिमा को देखते हैं, थोड़े समय के लिए होता है, 2 हफ्तों के बाद यह उचित उपचार से ठीक हो जाता है। यह ज़्यादा घातक एक्यूट एक्जिमा नहीं होता है, लेकिन क्रोनिक जो एक्जिमा होता है वो ज़्यादा घातक होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्रोनिक एक्जिमा क्या है। तो क्रोनिक एक्जिमा है जब यह तब तक रहेंगी जब तक आप जीवित रहेंगे। यह आमतौर से शैशवावस्था के दौरान विकसित होता है, जीवन के वयस्का चरणों में जाता है। बच्चों को ये बचपन में ही बच्चों को हो जाता है, शैशवावस्था या नवजातावस्था में हो जाता है। तो इसके साथ साथ क्या होता है, बच्चा जैसे बड़ा होगा, अगर उसका रोकथाम या इलाज नहीं हो सका, नहीं ठीक होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके अवस्था के अनुसार ही वह बढ़ता चला जाएगा। साथ साथ एक्जिमा के प्रकार, एक्जिमा के जो प्रकार है इस प्रकार है, देखिए कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला है एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक्जिमा। इसके अंतर्गत यह बताया गया कि एक ऐसी त्वचा की प्रतिक्रिया है जो किसी विदेशी पदार्थ के संपर्क में आने पर होती है। जो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक्जिमा है, यह क्या होता है कि जो विदेशी भोज्य पदार्थ है वह क्या है, उसको खाने या उनके संपर्क में आने से आपको ये एक्जिमा होता है जो एलर्जेटिक है। आगे है दूसरा है कॉन्टैक्ट एक्जिमा। कॉन्टैक्ट एक्जिमा त्वचा पर निश्चित क्या होता है, जलजीर्ण के संपर्क में आता है। जैसे कि त्वचा जो है अगर जलजीर्ण के संपर्क में आता है तो त्वचा क्या करता है, एक निश्चित
रूप से क्या होता है, जलन जैसी या उसमें महसूस होने लगता है, जलन के संपर्क में आने लगता है अगर ये कॉन्टैक्ट एंजिमा हो जाता है। आगे है डिसहीड्रोटिक एक्जिमा। पैरों और हथेलियों के तलवों पर त्वचा की जलन और छोटे फफोले से इसकी पहचान होती है। क्या होता है, पैरों और हथेलियों के तलवों पर क्या होता है, त्वचा की जलन होने लगती है और छोटे छोटे फफोले से क्या होते हैं, फफोले किसकी पहचान होती है कि डिसहीड्रोटिक एक्जिमा हुआ है। आगे है न्यूरोडर्मेटाइटिस। पैरों के निचले हिस्सों पर, हाथों पर पपड़ीदार और खुजलीदार पैच, अगर ये सभी देखने को मिलता है तो कौन सा है, तो न्यूरोडर्मेटाइटिस है। आगे है 5वां है न्यूमुलर एक्जिमा। गोलाकार पैच जो खुजलीदार, पपड़ीदार और क्रस्टी होता है। ये जो न्यूमुलर एक्जिमा होता है यह गोलाकार में होता है और क्या होता है, जैसे कि जो हमारे धरती के ऊपर जो क्रस्ट होता है, जैसे पपड़ी का लेयर या परत बैठ जाता है, उसी तरह यह गोलाकार में पैच के रूप में क्या होता है, वह खुजलीदार पपड़ी की तरह एक क्रस्ट के रूप में ऊपर से दिखाई देने लगता है न्यूमुलर एक्जिमा में। आगे चलते हैं सेरेब्रोहाइक एक्जिमा 6वां है। यह क्या है, पीले पपड़ीदार, क्या है यह पीले पपड़ीदार और त्वचा के तेली पैचेज चेहरे और स्कैल्प पर होते हैं। और 7वां क्या है, स्टेटिस डर्मेटाइटिस। यह विकार संचार संबंधी समस्याओं से होता है। क्या है, यह विकार संचार संबंधी समस्याओं से होता है। इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला लक्षण है कि तीव्र खुजली होने लगता है। फिर उसके बाद दूसरा जो है, खुजली में जलन हो सकती है। तीसरा, खासकर पलकों जैसी पतली त्वचा में लंबे समय तक रगड़ने से वयस्कों में त्वचा में गाढ़े ब्लैक हो जाते हैं और समय के साथ साथ दर्दनाक दरारें दिखाई दे सकती हैं। स्कैल्प की समस्या शायद कभी शामिल हो सकती है। आगे है इसका उपाय कैसे करना, उपाय देख लेते। त्वचा को खरोच नहीं, खुजली वाली जगह को धीरे से मलें। एलर्जी के संपर्क में न आए। कोशिश करें कि गर्म पानी की बजाय गुनगुने पानी से नहाएं। क्या है, कोशिश करें कि गर्म पानी ज़्यादा न रहे और उससे हल्के गुनगुने पानी से नहाएं, जो शरीर का टेम्परेचर के हिसाब से ही बनाकर पानी से नहाना चाहिए। और ये कम से कम 8 गिलास पानी पिएं, जिससे आपकी त्वचा में नमी बनी रहे। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिन भर में 8 गिलास पानी पीना चाहिए, जिससे कि आपकी स्किन या त्वचा पे नमी बनी रहे। माइल्ड मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। क्या है, किससे क्वेश्चन, एक्जिमा रोग किस कारण होता है। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है तो एक्जिमा रोग किस कारण होता है, तो ये क्या है, ये एक वायरस है, तो वो प्रदूषित वायु के द्वारा होता है और वायु द्वारा संक्रमित। अब यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन है, तो वन लाइनर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो वन लाइनर जो क्वेश्चन है इसी से सब रिलेटेड है, तो आप क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ बैक्टीरिया के भी नाम है, तो क्वेश्चन जरूर देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वायु द्वारा संक्रमित होने वाला जो रोग है कौन सा है, चेचक है, छोटी माता है, खसरा है, तपेदिक है, डिप्थीरिया है तथा काली खांसी है आदि। अगर वायु द्वारा पूछा जाए कि कौन से रोग होते हैं, तो चेचक है, छोटी माता है, खसरा है, तपेदिक, डिप्थीरिया, काली खांसी आदि ये वायु द्वारा संक्रमित होता है। आगे क्वेश्चन है कि संपर्क द्वारा होने वाला जो संक्रमण रोग है उनके नाम, तो दाद है, खाज है, खुजली है, कुष्ठ रोग है, क्या है, किसी के संपर्क में आने से ये होता है, संक्रमण एक रोग है। आगे है क्वेश्चन कि रक्त के माध्यम से संक्रमण, रक्त के माध्यम से कौन कौन बीमारियां होती हैं, तो मलेरिया है, डेंगू है, पीत ज्वर है तथा फाइलेरिया आदि ऐसे क्या होता है, रक्त के माध्यम से संक्रमण होता है। जैसे मच्छर है, तो मच्छर क्या होता है, किसी का शरीर पे बैठता है तो अपना जो वो क्या होता है, अपना बैक्टीरिया ब्लड में किसी के शरीर पे बैठ के डंक करता है, तो उसमें क्या होता है, उसका जो विष होता है जो उसकी वो किस ब्लड में क्या होता है जाके चला जाता है, तो उससे क्या होता है,
वो बीमारी होने लगे, उसे ठंडी लगने लगती है, धीरे धीरे बुखार होने, ठंड बहुत ज़्यादा लगने, कपकपी आने लगता है। इस तरह डेंगू भी मच्छर के ही द्वारा होता है। पित्त ज्वर है, फाइलेरिया भी एक मच्छर के द्वारा ही होता है। इसमें क्या होता है, शरीर में स्वेलिंग, एक ऐसा मच्छर जो काटने से शरीर स्वेलिंग हो जाता है, पूरा पैर वैर बहुत ज़्यादा सूज जाता है, सूजन हो जाता है उस पर। आगे है किसमें क्वेश्चन, आगे है रासायनिक निसंक्रमण द्वारा। जो रासायनिक निसंक्रमण द्वारा क्या है निसंक्रमण, तो फिनाइल है, कार्बोलिक एसिड है, चूना है, डीडीटी है एवं क्लोरीन आदि है। आगे क्वेश्चन है टिटनेस रोग को और किस नाम से जाना जाता है, तो टिटनेस रोग को हनुस्तंभ, धनुष्टंकार एवं धनु रोग के नाम से जाना जाता है। क्षय रोग के रोगाणु का नाम बताइए, तो ट्यूबरकिल बैसिलस क्षय रोग के क्या है रोगाणु का नाम। आगे क्वेश्चन है कि डिप्थीरिया रोग बच्चों के किस अंग को प्रभावित करता है, तो गला को प्रभावित करता है, श्वास नली को एवं नाक पर आक्रमण करता है। डिप्थीरिया जो रोग है और ये किस पे प्रभावित करता है, गला, श्वास नली, नाक पर भी आक्रमण करता है। आगे क्वेश्चन है खमीर के शुक्राणु भोज्य पदार्थ में क्या उत्पन्न करते हैं, खमीर के जो शुक्राणु होते हैं भोज्य पदार्थ में खट्टापन उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फफूंदी भोज्य पदार्थों को कैसा बनाती है, तो सुगंध, स्वाद और स्वरूप बदल जाते हैं। तो क्या होता है, जब फफूंदी लग जाती है भोज्य पदार्थों में तो क्या होता है, सुगंध और स्वाद, उसके स्वरूप बदल जाते हैं। आगे है कि फफूंदी के प्रकार बताइए, तो क्या है 3 फफूंदी के प्रकार है, तो म्यूकर है, पेनिसिलियम है और एस्परजिलस है। आगे क्वेश्चन है कि टिटनेस के जीवाणु का नाम बताइए, तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु है। इस टिटनेस के जीवाणु का क्या नाम है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु है। आगे क्वेश्चन है कि डिप्थीरिया या रोहड़ी में कौन सा इंजेक्शन लगता है, लगवाना चाहिए, तो क्या है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। हैजा के रोगाणु का नाम बताइए, तो हैजा के रोगाणु का नाम कोमाबैसिलस नामक जीवाणु है। आगे क्वेश्चन है कि हैजा को और किस नाम से जाना जाता है, हैजा को विसूचिका नाम से जाना जाता है। आगे अतिसार या डायरिया के जीवाणु का नाम बताइए, तो अतिसार और डायरिया के जीवाणु क्या नाम है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस नाम है। क्वेश्चन ये मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन नंबर 17 का, तो यहाँ का आंसर, इसमें का आंसर गलत लगा था, सी का लग गया था। इसका आंसर ए होगा, गर्म पानी। क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रोटीन के दाग की सफाई करते समय निम्न में से किससे बचा जाना चाहिए, तो गर्म पानी से बचना चाहिए। ठंडे पानी का प्रयोग किया जाता है लेकिन गर्म पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब प्रोटीन का दाग हम छुड़ाते हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठंडे पानी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारा जो प्रोटीन वाला दाग है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए, छूट जाए। क्या होता है, गर्म पानी से क्या होता है, जो हमारा जो कपड़े की बुनाई होती है कपड़े की, तो उसमें क्या होता है, ताने और बाने के बीच में क्या होता है, इसका जो प्रोटीन जाके बैठ जाता है और अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होता है, ऑयली जैसा हो जाता है। तो इसके वजह से हमें क्या करना चाहिए, ठंडे पानी का प्रयोग करना चाहिए। ठंडे पानी से साफ़ हो जाता है और गर्म पानी से बचना चाहिए। तो इसका आंसर ए सही होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये कल का क्वेश्चन है, कल के वीडियो का जो क्वेश्चन है आज हम इसमें संशोधन करवाए हैं, ये मिस्टेक हो गया था। तो आप लोग क्या है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका जो इसके पहले हमने जो क्वेश्चन बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग जरूर इसे देखिएगा। आज के लिए